मैं तो इलाहाबाद को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि पंछियों को रहने के लिए जो घोंसले बनाए जाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो घोंसले थे जो सरकारी थे और 300 रुपए फीस थी। उस विश्वविद्यालय ने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, कलम और किताब हाथ में दी, तब जाकर के आज इतना काबिल बन पाए कि नौकरी अब छोटी बात रह गई है। अब विचारधारा की लड़ाई हम इस पूरे मुल्क में लड़ने की काम करना चाह रहे हैं। तो विचारधारा की लड़ाई जब हजारों साल से चली आ रही है तो अभी कई सालों तक लड़ी जाएगी। इसलिए वो लड़ाई अनवरत लड़ते रहना है। जितने नौजवान यहां पर आए हुए हैं, जितने जोश में, उत्साह में लोग आए हुए हैं, आप हमें सुनने आए हैं तो मेरे भाषण देने का एक तरीका यह हो सकता है कि मैं अपना ज्ञान बघार दूं कि मैंने इतनी किताब पढ़ी, मैं रविदास जी पर इतनी बातें बोलूं, बाबा साहब पर बोलूं, कांशीराम पर बोलूं, लोहिया पर बोलूं और आपको भी लगे कि बड़ा विद्वान आदमी है, एकदम बात कह के गया। उसका फायदा क्या होगा? दूसरी बात, मैं आपको इस मंच पर खड़ा होकर कह दूं मनीवाद कैसी तैसी कर दो, आप यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद साइकिल से निकले और जहां देखा कोई ऐसा आदमी साइकिल लेके भिड़ गए, अभी खत्म कर देना है, और वहां जाके पिटा गए। ऐसा जोश क्यों भरना भाई? कि आपको अगर कोई सुन रहा है तो उसे दिशा दिखाना हमारा काम है, केवल और केवल इतना काम हमारा है, क्योंकि विचारधारा दिखाने का काम हमारे तमाम पुरखों ने कर दिया, जिसका बैनर पोस्टर पर फोटो लगा हुआ है। उन्होंने नौकरी से निकाल कर सोचा कि प्रोफेसरी छीन लेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे और अपना चुपचाप अगली नौकरी के जुगाड़ में लग जाएंगे। तब हमने तय किया कि जुल्म के साये में लग खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने इस वैचारिक लड़ाई को लड़ने का आगे कारवां बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि सेटिंग और जुगाड़ बना करके अपने काम में लग जाएगा। हमने किताब लिखकर कह दिया कि ये सारे लुटेरे विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। अब गांव-गांव किताब चली गई। अब तक जो थोड़े से लोग जानते थे, अब 20 दिन में 26,000 कॉपी इसकी बिक गई। अब इससे बड़ा समाज का साथ देगा? भारत के अब तक के लंबे समय के इतिहास में इतने कम समय में इतनी किताब कोई नहीं बिकी। लेकिन अगर मेरे नाम का पूरा नाम जहां पीछे जाति लगी है वहां अगर कुछ और लगा होता तो अब तक तो इस पर जाने कितनी चर्चा हो जाती कि कमाल हो गया, धमाल हो गया, इतनी बड़ी किताब ये चर्चा हो गई कि प्रोफेसर की डायरी 25,000 लोगों ने खरीद लिया। लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो टीवी चैनल वाले, वो अखबार वाले, वो बड़ा बचते हैं कि बड़ी खतरनाक बात इसमें लिखी है। हमने कहा हम तुम्हारे चैनल और तमाम इन चीजों के मोहताज नहीं है। जिनके लिए ये किताब लिखी है उनके हाथों में चली गई। इससे बड़ी इस बात की चर्चा क्या होगी कि किताब कामयाब हो गई। हमारे प्रोफेसर ने उस दिन बोला, जिस दिन हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया, वो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इसको कहते हैं आरक्षण, जो हजारों साल से शिक्षा पर उनके हाथ में था। पहली बार जब इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब अहीरों के कोयरी, कुर्मी, भर, पासी, निषाद, मल्ला, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन जातियों के लोग जो हजारों साल से कि कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई हाथ से श्रम कर रहा है, उन्होंने 1 रुपया बचाया तो अपने बेटा बेटी को शिक्षा देने स्कूल भेजा। और तब जाकर के जब उनका बेटा बेटी शिक्षित हुआ, तब जाकर के देश के संविधान और मंडल कमीशन का असर देखने को मिला कि देश में सब बराबरी की धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे ही ये बराबरी की लड़ाई शुरू होनी थी, अब उसको खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये किताब लिखी और आपको भी कह के जा रहा हूं, इसलिए मत खरीद कर पढ़िएगा कि ये मेरी किताब है। अगर आपको मेरे नाम से खरीदना है तो मत खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको ये चिंता हो कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं और फिर से संविधान वाले विश्वविद्यालय अब नहीं बचेंगे, मनुस्मृति वाला विश्वविद्यालय बचेगा, इस खेल को और इस साजिश को समझना हो और कलम और किताब को बचाना हो, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, इस किताब को घर घर बांटिएगा ताकि आपके बच्चों को पता चले कि जहां आपके बच्चे कल पढ़ने जाएंगे वहां क्या हो रहा है। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं।
60,000 आपकी वैकेंसी थी, 60 लाख लोग पेपर भरे। बताओ कितना चांस है आपको नौकरी मिलने का? पेपर नहीं आउट हुआ होता तो दूसरा रास्ता नौकरी पाने का क्या है? कितने लाख रुपया रेट है आप सब जानते होंगे ना? पैसा रेट है कि फिक्स है कि नहीं? प्री पास करना है तो इतने लाख, मेंस पास करना है तो इतने लाख, इंटरव्यू में नंबर चाहिए तो इतने लाख, और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इतने लाख, पर अब उसके बाद ज्वाइनिंग करने जाना है तो इतने लाख। और जिसके पास इतने लाख रुपया नहीं है वो क्या करेगा? वो अगर इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, गांव के पूर्वांचल के, जब बताओ पुराने बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, कोरोना आया तो सबसे पहले किसका ताला बंद हुआ? मंदिर का। और ताला खुला किसका था? अस्पताल का। जान किसने बताई? जान किसने बचाई इस देश में लोगों की? अस्पताल ने बचाई ना। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। इसलिए आपसे ये कह के जा रहा हूं, उसको वोट देना जो कलम और किताब की बात करे, उसको वोट देना जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करे। आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, कलम और किताब के विरोधियों को कभी आप मत चुनिएगा, तभी फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बचेगा। और अगर आपने चुन लिया तो 25 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब देश लुटा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप यही कहोगे कि आपस में लड़ रहे थे, इस जाति वाले इस जाति वाले से। मैं यही कहने जोखिम लेके आया हूं। आदरणीय प्रोफेसर तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापपुर इलाहाबाद के सभी सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में मौसम की मार झेलते हुए लगातार लंबे समय से इस कार्यक्रम के लिए अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां आए हुए, और इतनी देर से हम सारे सम्मानित वक्ताओं को सुनने के लिए आपने जो ये आयोजन किया, इसके लिए आयोजन समिति का बहुत धन्यवाद, और आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप सबके वजह से ये कार्यक्रम कामयाब हो रहा है। तो विशिष्ट अतिथि, चूंकि मंच ऐसा है, हमारे लिए बहुत आदरणीय सम्मानीय लोग बैठे हुए। एक बहिष्कृत प्रोफेसर, आपने मंच पर 3-3 बड़े प्रोफेसरों के साथ बिठाकर हमारा सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्रोफेसर चौथीराम यादव सर हैं। हम जानते हैं कि हम लोगों की लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी जानी है। एक लड़ाई होती है समाज के बीच में जाकर सीधे अपनी बात कहने की, लोगों के बीच में जाकर अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ने की। वहां भाषण होता है, वहां ज्यादा जोखिम होता है, लेकिन ज्यादा दिखता है वो। लेकिन एक लड़ाई होती है कलम और किताब की, जिससे विचारों को मांजा जाता है और स्थायी रूप से कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा लेख लिखा जाता है कि हम जैसे लाखों लोग उस किताब और विचार को जब पढ़ते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करते हैं। इसलिए उस श्रृंखला के अपने अग्रज आदरणीय प्रोफेसर चौथीराम यादव सर का मैं आभारी हूं कि उन्होंने वो लड़ाई लड़ी है और हम जैसे लोगों को उस लड़ाई का लाभ मिला है। आपकी एक किताब आपने मुझे भेंट की, ये देखिए, बात कहूं मैं खरी खरी, और मैं जानता हूं कि अगर मौसम साथ देता और बहुत देर से कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ होता और आप धैर्य से प्रोफेसर चौथीराम यादव सर को सुनते तो इस खरी बात का मतलब समझते, और विचारों की जो बात, कलम और किताब की लड़ाई जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप गांव तक ले जाते तो इस कार्यक्रम की और कामयाबी होती। इसलिए मैं आयोजन समिति के लोगों से कहूंगा कि जब वैचारिक लोगों को बुलाएं तो किसी बंद हॉल में बुलाइए। और मैं आज से 4-5 साल पहले से
ये फूल माला का घोर विरोधी रहा हूं। आप जितना पैसा माला पे खर्च करते हैं, इतना पैसा किताब खरीदने पर खर्च करिए और सबको किताब बांटिए, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। ये फूलों की माला जो अपने जड़ से तोड़ ली गई है, ये शाम तक या अगले दिन तक मुरझा जाएगी। भेंट में वो जाने कितने पीढ़ियों का गुलामी की बीड़ी से लोग हम लोगों को सुनने आते हैं। इससे बड़ा सम्मान और किसी का क्या होगा। आप यहां आ गए, हमारे लिए यही सम्मान की बात है। बाकी तो प्रधानमंत्री भी देश का कोई हो या मुख्यमंत्री हो, भीड़ जुटाने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारी तक को ड्यूटी लगी हुई है कि उनका कार्यक्रम होने वाला है, वहां भीड़ जुटाओ। फिर भी लोग नहीं भीड़ जुटा पाते। तो वैचारिक बात जहां होगी वहां लोग अपने आप सुनने आएंगे। अभी हम आ रहे थे, पूरे रास्ते में अब ये धनीलाल जी बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमें पता चला। देखिए, इस कार्यक्रम में आने का चूंकि बहुत समय ऐसा है कि कई तरह की व्यस्तताएं होती हैं, उन व्यस्तताओं के बीच में कई जगह जाना चाहता हूं फिर भी नहीं जा पाता। भाई, हमारे पास 8,000 करोड़ का हवाई जहाज तो नहीं है ना, 10 लाख का सूट भी नहीं है। हमारे पास एक नौकरी थी, वो भी छीन ली। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं और चुनाव लड़े नहीं है, नेता है नहीं, कोई बैंक अकाउंट में काला धन हमारे पास है नहीं। तो बहुत सारी चीजें सोच विचार कर करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत जगह पर जा भी नहीं पाते। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रोफेसर चौथीराम साहब जानते होंगे, हम लोगों के सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रोफेसर विक्रम और जयंत पाल साहब ऐड हुए हैं। मैं तो इलाहाबाद को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि पंछियों को रहने के लिए जो घोंसले बनाए जाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो घोंसले थे जो सरकारी थे और 300 रुपए फीस थी। उस विश्वविद्यालय ने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, कलम और किताब हाथ में दी, तब जाकर के आज इतना काबिल बन पाए कि नौकरी अब छोटी बात रह गई है। अब विचारधारा की लड़ाई हम इस पूरे मुल्क में लड़ने की काम करना चाह रहे हैं। तो उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम याद करते हैं जहां प्रोफेसर विक्रम है। पता नहीं क्या क्या जुल्म इनके ऊपर हो रहा है, और ये भी बात बहुत खरी खरी बोलते हैं। शुरू में तो मेरी बात हुई, मैंने कहा सर इतना भी खरा मत बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने कि आप बताइए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे, तो हमने कहा कतई नहीं। तो ये खरी बात बोलने वाले लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, एक व्यक्ति की लड़ाई से कोई सामाजिक परिवर्तन भी नहीं होता। अगर ये सामाजिक परिवर्तन होना होता तो हमसे बहुत काबिल, हम लोगों की कोई तुलना ही नहीं है, जिसके नाम पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और मैं खुद कहता हूं, उस पूरे संत आंदोलन का एक बड़ा नाम हमारे पुर के कबीर, सतगुरु कबीर से हो गया होता वो परिवर्तन, सतगुरु रविदास से हो गया होता वो परिवर्तन। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार ने समाज को बदलना चाहा। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया, तब भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसका परिवर्तन इतना हुआ है कि अगर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद न होते, गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना न होते, फूले अंबेडकर पेरियार न होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशी राम जैसे लोग न होते, तो हम जैसे लोग यहां कतई खड़े न होते और ये लड़ाई नहीं आगे बढ़ा रहे होते। उन लोगों के होने की वजह से हम हैं। लेकिन एक बात आप भी सोचकर बताइए, उन लोगों के सामने जब परिवर्तन इतना तेजी से नहीं हुआ, तो हमारे कड़ी यारी चला देने से तुरंत हो जाएगा क्या? और वो भी सरकार ऐसे लोगों की हो जो रोज जेल और मुकदमा का खेल खेल रही है। अपराधी, बलात्कारी घूम रहे हैं और तमाम बाबा घूम रहे हैं। इस देश में बाबाओं की फेहरिस्त लग गई है और उसमें एक बाबा है, अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद बाबाओं पर, लेकिन उसको रोज पैरोल मिलती है, वो जेल से बाहर है। और खोजिए आपके आसपास के विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मुकदमा आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको पुलिस परेशान करती कि नहीं करती? आपका अपना आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि नहीं होता? यही कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को अगर राजनीतिक रंग दे दिया जाता तो मान लीजिए जिस पार्टी का कार्यक्रम होता उसी में से दूसरा आदमी उस पार्टी का विरोध करता, भीड़ नहीं थी, बेकार है, फ्लॉप हो गया, कोई मजा ही नहीं उस कार्यक्रम में।
अपना ही आदमी सबसे पहले विरोध करता है। तो वैचारिक काम में इतना मुश्किल अगर है तो कल्पना करिए कि उस वैचारिक काम का तरीका भी हमें बदलना होगा कि नहीं होगा। और इस तरीके में मेरी पहली गुजारिश आप लोगों से यह होती है, विचारधारा की लड़ाई जब हजारों साल से चली आ रही है तो अभी कई सालों तक लड़ी जाएगी। इसलिए वो लड़ाई अनवरत लड़ते रहना है। जितने नौजवान यहां पर आए हुए हैं, जितने जोश में उत्साह में लोग आए हुए हैं, आप हमें सुनने आए हैं तो मेरे भाषण देने का एक तरीका यह हो सकता है कि मैं अपना ज्ञान बघार दूं कि मैंने इतनी किताब पढ़ी, मैं रविदास जी पर इतनी बातें बोलूं, बाबा साहब पर बोलूं, कांशीराम पर बोलूं, लोहिया पर बोलूं, और आपको भी लगे कि बड़ा विद्वान आदमी है, एकदम बात कह के गया। उसका फायदा क्या होगा? दूसरी बात, मैं आपको इस मंच पर खड़ा होकर कह दूं मनीवाद कैसी तैसी कर दो, आप यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद साइकिल से निकले और जहां देखा कोई ऐसा आदमी साइकिल लेके भिड़ गए, अभी खत्म कर देना है, और वहां जाके पिटा गए। ऐसा जोश क्यों भरना भाई? कि आपको अगर कोई सुन रहा है तो उसे दिशा दिखाना हमारा काम है, केवल और केवल इतना काम हमारा है, क्योंकि विचारधारा दिखाने का काम हमारे तमाम पुरखों ने कर दिया, जिसका बैनर पोस्टर पर फोटो लगा हुआ है। ये जो विचारधारा की लड़ाई की लकीर खींच गए हैं, हम उसी विचार को पढ़ करके आपके बीच में खड़े हैं। लेकिन हम एक गुजारिश करेंगे, तरीका क्या होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम नौजवान साथियों को कह रहा हूं, लड़ाई बहुत लंबी और बड़ी लड़ाई है, हजारों साल के शोषण और अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। तो 2 दिन में जीत ले जाएगी क्या? और इस लड़ाई को लड़ने का पहला काम ये होना चाहिए, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, तमाम चीजों पर बोलने के लिए आप अपने नाम से अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर कोई भी धर्म के खिलाफ ऐसी टिप्पणी मत करिए जिससे आपको मुकदमा और जेल हो जाए। इस मेरी बात को गौर से समझिए। आपको अगर किसी भी वैचारिक बात को कहना है तो लिखिए कि जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे कपड़े का काम करना धोबी का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, जैसे लोहे का काम करना लोहार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा के नाम पर पाखंड फैलाना उनका धर्म नहीं धंधा है। लेकिन नीचे लिखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ज्योतिबा फूले अपनी गुलामगिरी किताब में लिख रहे हैं। ज्योतिबा फूले से बड़े विचारक आप हैं कि मैं हूं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा इस बीमारी का इलाज ना आप कर सकते न मैं कर सकता हूं। तो बाबा साहब अंबेडकर के विचार को उनके कोटेशन के साथ लिखिए। अगर किसी को मुकदमा करना होगा तो वो जाए फूले पर करे, पेरियार पर करे, अंबेडकर पर करे, आप पर क्यों कोई मुकदमा करे? इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? उनसे ज्यादा बड़े विद्वान हमें क्या? उनसे ज्यादा बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं क्या? उनसे ज्यादा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं क्या? अरे हम सब तो वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम से भी लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हमारी भी वीडियो इतने लोग बना रहे हैं, बड़ा लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन इससे कोई बड़ी लड़ाई तुरंत पूरी हो जाएगी क्या इस कार्यक्रम के बाद? ऐसे कार्यक्रम, ये रमेश जी हैं, इन लोगों ने तमाम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रम रोज अभी करते रहने की जरूरत, क्योंकि उनके विचारधारा गांव पहुंच रहे हैं। तो मेरी इस एक राय से आप सहमत हैं कि नहीं? गांव में आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आपके ऊपर मुकदमा हो जाए। कितने वकील आपके समाज के हैं जो इतनी क्षमता रखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आपका मुकदमा लड़ेंगे? प्रोफेसर विक्रम बैठे हुए, पूछिए इनको कितने लोग साथ देने आए। लेकिन अगर वैचारिक लड़ाई सीधी होगी तो पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा, जैसे प्रोफेसर विक्रम के साथ खड़ा हुआ और जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने नौकरी से निकाल कर सोचा कि प्रोफेसरी छीन लेंगे तो ये चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे और अपना चुपचाप अगली नौकरी के जुगाड़ में लग जाएंगे। तब हमने तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने इस वैचारिक लड़ाई को लड़ने का आगे कारवां बढ़ा दिया। उन्होंने सोचा कि सेटिंग और जुगाड़ बना करके अपने काम में लग जाएगा। हमने किताब लिखकर कह दिया कि ये सारे लुटेरे विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। अब गांव-गांव किताब चली गई। अब तक जो थोड़े से लोग जानते थे, अब
20 दिन में 26,000 कॉपी इसकी बिक गई। अब इससे बड़ा समाज का साथ देगा? भारत के अब तक के लंबे समय के इतिहास में इतने कम समय में इतनी किताब कोई नहीं बिकी। लेकिन अगर मेरे नाम का पूरा नाम जहां पीछे जाति लगी है वहां अगर कुछ और लगा होता तो अब तक तो इस पर जाने कितनी चर्चा हो जाती कि कमाल हो गया, धमाल हो गया, इतनी बड़ी किताब ये चर्चा हो गई कि प्रोफेसर की डायरी 25,000 लोगों ने खरीद लिया। लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा। वो टीवी चैनल वाले, वो अखबार वाले, वो बड़ा बचते हैं कि बड़ी खतरनाक बात इसमें लिखी है। हमने कहा हम तुम्हारे चैनल और तमाम इन चीजों के मोहताज नहीं है। जिनके लिए ये किताब लिखी है उनके हाथों में चली गई। इससे बड़ी इस बात की चर्चा क्या होगी कि किताब कामयाब हो गई। तो हमने जो जोखिम उठाया उस जोखिम की सजा हमें मिली। एक बात बताइए, जिस वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हैं उन लोगों को क्या इसकी सजा नहीं मिली? एक प्रतापपुर का इलाका है, हमने तो यहाँ की ये कहानी सुनी है। हमारे मित्र हैं इलाहाबाद और दिल्ली में हमारे साथी रहे ये नवीन जी। नवीन जी इस समय लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं और पूरा इन्होंने, जब से इनको पता चला, हमने कहा भाई हम एक वैचारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं। इन्होंने कहा भैया आप वहां जाओ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जिस समाजवाद और अंबेडकरवाद की और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका स्वागत करेंगे। और रास्ते भर इनकी टीम के लोगों ने इतना जोरदार स्वागत किया, इसके लिए हम इनका धन्यवाद कहते हैं। तो है प्रोफेसर तो बहुत लोग हैं मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में, 10,000 प्रोफेसर, वाइस चांसलर, तमाम लोग। अगर प्रोफेसर के नाते आप हमें यहां बुलाते तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते, उसका पद तो प्रोफेसर से बड़ा होता है। लेकिन आप बुला रहे हैं तो प्रोफेसर विक्रम जी को बुला रहे हैं, जयपाल साहब को बुला रहे हैं। आप प्रोफेसर के रूप में बुला रहे हैं तो बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के एक बड़े प्रोफेसर, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, कई किताबों के लेखक, इतने सम्मानित और समानांतर विचारधारा की बात करने वाले प्रोफेसर चौथीराम यादव को बुलाया आपने, तो और हमको बुलाया जो नौकरी से निकाल दिया। तो हमारा केवल एक पैगाम है, साथियों आप सब बहुत दूर से आए हैं और जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम किया, एक एक रुपया चंदा जोड़ा होगा और चंदा नहीं दिए होंगे तो जाते हुए दे के जाइएगा, वरना कल आपके घर पे कोई कहेगा कि बगल में एक हवन कराने जा रहे हैं, चंदा दे दीजिए, तुरंत आप उधार मांग कर देते हैं। इससे वैचारिक बड़ा हवन कौन सा होगा? इसलिए न दिए हो तो मदद करके जाइए। आयोजक एक कार्यक्रम करता है, 2 कार्यक्रम करता है, लेकिन वैचारिक कार्यक्रम बिना साथ के नहीं होता। आप भाषण से कोई क्रांति अकेले नहीं होने वाले, ये कार्यक्रम रोज होना है और धीरे धीरे होना है। तब जाकर के हमने पुराने समय का इतिहास पढ़ा और जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा साहब, हमें पता चला कि इलाहाबाद के इस इलाके में 70% यादवों की आबादी है ना। अब यादवों में प्रोफेसर विक्रम कह रहे थे कि बहुत सारे यादव संघी हो गए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश की कौन सी जाति बची है जो आज संघी नहीं हुई है? कोई बस 19-20 का फर्क होगा। लेकिन जितने उधर गए हैं, मैं दावे से कर रहा हूं उससे ज्यादा इधर खड़े हैं। इसलिए हमें इनको जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है पता है, वैचारिक रूप से जो संविधान के साथ है, बिरसा फुले अंबेडकर के पेरियार के साथ है, वो चुप रहता है और अकेले रहता है। 10 से 20% ज्यादा आबादी उन लोगों की नहीं है जो पूरे देश को कर्मकांड और अंधविश्वास में झोंक रहे हैं, लेकिन वो हल्ला मचाते हैं, उनकी ताकत दिखती है। वो आपके घर पर आएंगे और झंडा बांध के चले जाएंगे, आप इतना डरेंगे कि वो झंडवा न खोल दें। अब तो चुनाव आयोग को निर्देश आ गया, कोई जबरदस्ती झंडा उतरवाए तो उसके ऊपर भी मुकदमा कर दो। ये हाल हो गई। तो इस इलाके में जो लड़ाई आपने लड़ी, यह आपका इलाका था। हमें तो पता चला कि कोई यहां पर दूध बेचने बल्टा लेकर जाए तो उसको भी परेशान किया जाता था। और हम तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले हैं। हमारे प्रोफेसर ने एक बार बोला, और जब तक नहीं इस तरह की चीज हमें भी समझ में आती थी तो नहीं बोलते थे।
हमारे प्रोफेसर ने उस दिन बोला जिस दिन हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया, वो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इसको कहते हैं आरक्षण, जो हजारों साल से शिक्षा पर उनके हाथ में था। पहली बार जब इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब अहीरों के कोयरी, कुर्मी, भर, पासी, निषाद, मल्ला, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन जातियों के लोग जो हजारों साल से कि कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई हाथ से श्रम कर रहा है, उन्होंने 1 रुपया बचाया तो अपने बेटा बेटी को शिक्षा देने स्कूल भेजा, और तब जाकर के जब उनका बेटा बेटी शिक्षित हुआ, तब जाकर के देश के संविधान और मंडल कमीशन का असर देखने को मिला कि देश में सब बराबरी की धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे ये बराबरी की लड़ाई शुरू होनी थी, अब उसको खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये किताब लिखी और आपको भी कह के जा रहा हूं, इसलिए मत खरीद कर पढ़िएगा कि ये मेरी किताब है। अगर आपको मेरे नाम से खरीदना है तो मत खरीदिएगा, लेकिन अगर आपको ये चिंता हो कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं और फिर से संविधान वाले विश्वविद्यालय अब नहीं बचेंगे, मनुस्मृति वाला विश्वविद्यालय बचेगा, इस खेल को और इस साजिश को समझना हो और कलम और किताब को बचाना हो, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, इस किताब को घर घर बांटिएगा, ताकि आपके बच्चों को पता चले कि जहां आपके बच्चे कल पढ़ने जाएंगे वहां क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया। एक बात बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बर्बाद होगा तो आपका नुकसान है कि किसी और का नुकसान है? क्योंकि आप जगह जमीन बेचते, 1 रुपया बचाते, तब जाकर के आप अपने बेटा बेटी को स्कूल पढ़ाते, तब जाकर के न मुक्ति मिली। मंदिर तो बहुत था, मंदिर के नाम पर सबका कल्याण नहीं हुआ, सबकी झोपड़ी के भाग नहीं जगे थे। जगर गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के झोपड़ी के भाग अगर किसी ने जगाए तो वो शिक्षा ने जगाए, संविधान और मंडल कमीशन ने जगाए हैं, और किसी ने झोपड़ी के भाग नहीं जगाए। इसलिए आपसे कहने आया हूं, लोग आपको भटका रहे हैं ताकि आप अपनी विचारधारा की बात न कर सके, और आज तो आपने विचारधारा की बात करने के लिए कहा सतगुरु रविदास। प्रोफेसर चौथी राम साहब जिस बात को कह रहे थे उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। किसका नाम है रविदास जी? उनका नाम है जिन्होंने इस देश में समता, संपन्नता, सामाजिक न्याय और समाजवाद का एक देश बनाने की कोशिश की। क्या उनका नारा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे पुरखे से बड़ा समाजवादी नेता कोई है क्या? यहां बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए। समाजवाद का यही तकाजा 100 से कम न 1000 से ज्यादा। समाजवादी आंदोलन का नारा क्या था? 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। बताइए, समाजवाद की लड़ाई इज्जत की लड़ाई थी कि नहीं? चारपाई पर नहीं बैठना है, नीचे बैठोगे, यहां मेज पर लगा के नहीं खाना है, उधर बैठ के खाओगे, मंदिर में नहीं घुसना है, भगवान अपवित्र हो जाएगा। हमसे बेहतर तो आप जानते हो। अच्छा, अपने गांव के लोगों, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताएं, आज से 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले आपके गांव में इतना मंदिर था क्या? गांव में पूजा किसकी होती थी? फसल की पूजा होती थी, खेती किसानी की पूजा होती थी, या कुल देवी देवता होते थे और उनकी पूजा कर लिया करते थे। मौसम बदलता था तो मौसम की पूजा कर लेते थे, और कोई पुजारी की जरूरत नहीं है। वहां एक थान है, तो जो धार्मिक व्यक्ति भी था वो अपना कड़ाही लेकर के जाता था और पूड़ी और हलवा वहां पर चढ़ा देता था, और बाकी हलवा और पूड़ी ले आकर के अपने घर में बांट देता था, उसकी पूजा हो जाती थी। अचानक बीच में एगो आदमी आया और कहा कि आप डायरेक्ट जो पूड़ी और हलवा चढ़ा देते हैं वो ठीक नहीं है, हमारे मंत्र पढ़ने के बाद वो चढ़ाई जाएगी, तब आपकी पूजा पूरी होगी। बताइए, जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, सही है कि नहीं? गलत कह रहा हूं, सही कर रहा हूं? जरा आप लोग बताइए। इतना होता था क्या? मीडिएटर कोई बीच में होता था क्या? मौसम बदलता था तो उसके आप धर्म को मानने वाले लोग थे। होली क्यों मनाई जाती थी? बताइए, आप बताइए, होली क्यों मनाई जाती? फसल के कटने और उस फसल का होरा जलाने से उसका रिश्ता है कि नहीं? आज के नौजवानों को पता ही नहीं, वो वाला झंडा लेके कह रहे हैं झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे।
अरे भाई, तुम्हारे झोपड़ी के भाग तब खुलेंगे जब उसमें कलम और किताब जाएगी, तुम्हारा रोजगार मिलेगा, तुम्हें नौकरी मिलेगी। और तुम एक तरफ अपने झोपड़ी के भाग छुड़ाने के लिए झंडा ले घूम रहे थे, और उधर से जिसकी सरकार, उसने पेपर लीक कर दिया। अब दो एग्जाम, बताओ नौजवानों, पेपर लीक हुआ कि नहीं? कितना पेपर लीक हुआ आप बताओ? कितना? वो अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कितना पेपर लीक हुआ? तब जाकर के नौजवानों ने आंदोलन किया। जिसका पेपर लीक है वह सरकार वीक है, तब जाकर के इनका आंदोलन करना पड़ा। अच्छा एक बात बताइए, अगर झोपड़ी के भाग वैसे ही खुल जाने थे तो पहले ही पता, या कोई बाबा पर्चा बना के चला गया होता, दिनांक इतने तारीख को आरओ और एआरओ का जो इम्तिहान होना है उसका पेपर प्रतापपुर के फला गांव से लीक होने वाला है, जाओ पर्चा बना के दे दिया, बचा लो। भाई इतने अगर बाबा इस देश में हैं तो एक आध पेपर लीक का पहले से ही बता दिए होते। बस में धक्का खा करके, बस में धक्का खा करके, रेलवे स्टेशन पर, ट्रेन में जमीन पर लेट करके, सतुआ लेकर के, भेली लेकर के, सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा था। ये नौजवान एग्जाम देने गए थे कि नहीं गए? एग्जाम दे करके, पढ़ाई कर करके वापस लौट रहे हैं तो पता चला, आधे रास्ते पता चल रहा है, जिसका तुम नंबर जोड़ रहे थे कि इतना नंबर मिल जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब ब्याह हो जाएगा, 2 बार देखारू घर आ गए हैं, अब हमारा भी भाग खुल जाएगा। रास्ते में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जो पेपर दे के आए वो पेपर लीक हो गया, अब चलो वापस आंदोलन करने चले जाओ। ये नौजवानों को इसी काम के लिए लगाया कि नहीं लगाया? और इन्हीं नौजवानों से पूछ रहा हूं, कितने लोग पेपर में फॉर्म भरे थे पता है आपको? 60 लाख नौजवानों ने, 60 लाख नौजवान। और कितना वैकेंसी थी? 60,000 नौजवान, कितने? 60 लाख, और वैकेंसी कितनी? 60,000। और उसका एग्जाम कौन करा रहा है? वो आदमी जो खुद को कहता है कि हम तो योगी हैं। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, देखिए उन पर बात टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारे महात्मा कबीर ने लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगली बार बुलाइएगा प्रोफेसर चौथीराम साहब को और 1 घंटे पूरा समय दीजिए। जब कोई वक्ता यहाँ खड़ा होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं आयोजक से कहता हूं कि उतने ही वक्ता बुलाइए जितने को आप धैर्य से सुन सकते हैं। और फिर से मैं गुजारिश करूंगा, आप आग्रह करके पूरा एक कार्यक्रम रखिएगा और उसमें केवल संत आंदोलन के बारे में सुनिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि आइडिया ऑफ इंडिया को किसने बनाया है, किसने लड़ाई लड़ी। और सारी विचारधारा हमारे नौजवानों के पास है या नहीं है? वो माला लेकर के नारा लगा रहे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। 60,000 आपकी वैकेंसी थी, 60 लाख लोग पेपर भरे, बताओ कितना चांस है आपको नौकरी मिलने का? पेपर नहीं आउट हुआ होता तो दूसरा रास्ता नौकरी पाने का क्या है? कितने लाख रुपया रेट है आप सब जानते होंगे ना? पैसा रेट है कि फिक्स है कि नहीं? प्री पास करना है तो इतने लाख, मेंस पास करना है तो इतने लाख, इंटरव्यू में नंबर चाहिए तो इतने लाख, और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इतने लाख, पर अब उसके बाद ज्वाइनिंग करने जाना है तो इतने लाख। और जिसके पास इतने लाख रुपया नहीं है वो क्या करेगा? वो अगर इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है, गांव के पूर्वांचल के, जब बताओ पुराने बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें, कोरोना आया तो सबसे पहले किसका ताला बंद हुआ? मंदिर का। और ताला खुला किसका था? अस्पताल का। जान किसने बताई? जान किसने बचाई इस देश में लोगों की? अस्पताल ने बचाई ना। कौन जाति देख रहा था कोरोना में? कौन धर्म देख रहा था? और आपका नेता सब आके कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो ये धर्म खतरे में, वो धर्म खतरे में। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा विधायक हिंदू, और खतरे में कौन? हिंदू। अरे नहीं भाई, न हिंदू खतरे में है, न मंदिर खतरे में है, आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार खतरे में है। ये बात आपसे समझाने में आया। इसलिए अगर अगली बार कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पूछना
कि मैं अगर पिछड़ी जाति में आया हूं, दलित जाति में आया हूं, तो कितने पासी प्रोफेसर बने, वाइस चांसलर बने, कितने अहिर बने, कितने कुर्मी बने, कितने कोयरी बने, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों के लोग, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने वकील हैं, कितना जमीन आपके पास है और उद्योगपति कितने हैं। तब पता चलेगा खतरे में कोई और नहीं, हमारा और आपका भविष्य खतरे में है। यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। धर्म हमारे दिल में होता है और उस महात्मा कबीर ने बहुत पहले समझा दिया। नौजवानों, आपको कहने आया हूं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। बाहर खोजने चले गए हम लोग और रोज यही लड़ाई ये नेता लगवाते हैं कि ये मंदिर, वो मस्जिद, ये धर्म, वो धर्म। नहीं भाई, धर्म इन नेताओं के पहले में था और इन नेताओं के बाद भी होगा। ये चुनाव लड़ने आएंगे तो आपसे कहेंगे कि हमने मंदिर बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। आप केवल ये पूछिएगा, जिसको मंदिर जाना होगा जाएगा, जिसको मस्जिद जाना होगा जाएगा। हमारे लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल कहां बनवाया है, उस पर हमको वोट देना चाहिए। और आजकल कहते हैं कि गारंटी है। गारंटी किस बात की है? आज उन्होंने गारंटी दी थी एक महिला को 7 वचन निभाने की, वो गारंटी तो पूरी नहीं की। अब कहते हैं कि फलाने हैं तो गारंटी है। गलत कर रहा हूं, सही कर? चुनाव सामने है, मैं इसलिए चुनावी बात करने आया हूं कि अगर 2024 का चुनाव संविधान के बदलने वाले, बात करने वाले जीत गए तो अगली बार रविदास जयंती मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे, इसका भी कहना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरी बात नोट करके जाइएगा। भूल जाइएगा कि कबीर को आप बात करेंगे। विचार हमारा बहुत बड़ा है और संविधान ही बदल जाएगा तो आप कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा की बात करने वाला कौन होगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चले जाएंगे, लेकिन जो बाबा साहब के सपनों का भारत था कि हर झोपड़ी में मुझे शिक्षा की ज्योति जगानी है, वो शिक्षा बेच दी जाएगी। गरीब, कमजोर, मजलूम किसान के बच्चे शिक्षा ही नहीं पाएंगे। पेपर इधर लीक हो रहा है, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। तो जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, जिसको रोजगार नहीं मिला, वो करेगा तो क्या करेगा? घर में जाएगा तो माँ बाप उसको ताना मारेंगे कि करता क्या है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इसको रोजगार कोई मिला नहीं। तो वो बच्चा, नौजवान कहां जाएगा? गुस्से से भरा हुआ बेरोजगार नौजवान, उसका हाथ खाली है। अचानक कोई नेता आपके गांव में आएगा और आपका नेता आपसे कहेगा कि तुम अहिर हो तो देखो, तुम पासी हो तो तुम्हारा वो अहिर वाला है ना, तुम्हारा हक कौन लूटा? वो अहिर लूटा है। अहिरों को समझाएगा कुर्मी लूटा, कुर्मी को समझाएगा कोयरी लूटा, उनको समझाएगा ये लूटा, और आपस में ही सबको लड़ाएगा। और फिर एक दिन अचानक आएगा, कहेगा ये लो तलवार और चलो अब धर्म की रक्षा करने जाना है। बताइए, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिली और रोजगार नहीं मिला, वो रक्षा करने चले जाएगा कि नहीं? तो किताब कौन पढ़ेगा? इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि धर्म दिल में है भाई। जो भगवान को मानता है उसको मानने दीजिए, जो नहीं मानता है उसको मत मानने दीजिए। असली सवाल पहचानिए। इस देश का आज सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो संविधान को बचाने का मुद्दा है। दो तरफ की लड़ाई एकदम आमने सामने खड़ी है। एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोगों को एकजुट होकर के खड़ा हो जाना चाहिए। इतना ही पैगाम है। संविधान ही नहीं बचेगा तो कैसे जात पात खत्म होगी? जस केलन के पात पात में पात, तस के तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। उस संत रविदास की बात यहां करने हम आए हैं। उन्होंने क्या लिखा? मन ही पूजा, मन ही धूप और मन ही से हूं सहज स्वरूप। मन में ही तो आपका भगवान हुआ करता था, या जिसको भी आप मानते। और बाहर कौन ला रहा है भाई? नेता ला रहे हैं। इसको समझाइए। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। कोई पैदा होने से नीच और छोटा नहीं हो जाता। नर को नीच कर डाली है, ओछे कर्म की कीच। हम काम जैसा करते ना उससे तय होता है कि कौन क्या है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना आए। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि आपका भगवान खुदा आपके भीतर है।
बाहर नहीं है। और उसको बचाने के लिए तमाम तरह के पाखंड और अंधविश्वास से बचिएगा। और आपसे केवल संविधान बचाने की गुजारिश करके जा रहा हूं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कामयाबी होनी चाहिए थी। और अगली बार जब कार्यक्रम करिए तो इसको याद रखिएगा, जितना पैसा बचे, और वैसे तो आप लोग मदद नहीं करते होंगे, मैं जानता हूं, आप लोग को भरोसा कम होता हो, लेकिन मदद करिए। अपने आसपास कोई अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़े तो उसके साथ खड़े होइए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। एक शेर आपके लिए कह के जा रहा हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आज एकजुट होने का समय है। अगर आप हम जैसे लोगों को, प्रोफेसर साहब जैसे लोगों को अगर सम्मान देना चाहते हैं साथियों, तो अभी 5-10 मिनट में कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आपने इतना सम्मान दिया, हम भी गदगद होकर के घर लौट जाएंगे, आप भी घर लौट जाएंगे। आयोजक भी कहेंगे कि बड़ा कार्यक्रम करा लिया। सुबह तक सब भूल जाएंगे कि कार्यक्रम में हुआ क्या था, क्या हुआ भाई, अच्छा फलाने आए थे, क्या बोले। एक बार मैं किस्सा सुना दूं, 1-2 बात कह के मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत देर से आ गए। ना मैं, मेरा किस्सा समझिए इस बात को, कि एक बार क्या हुआ कि आज तो बहुत तरह की बात है। एक बार एक गांव में जो है जंगल में राजा बना शेर। और इस किस्से का मतलब अगर समझ जाएंगे तो समझदार को इशारा काफी। शेर राजा था और जंगल में कुछ दिन रहते रहते गधा और बाघ का झगड़ा हो गया। केकर भोजपुरी समझ लेला लोगन की ना, अरे ला अपन माटी अपन भाषा में बोले चाहिए कि ना। तो गदहवा बाघ से कहले, ये बात के गांव गांव समझैया लोगन, आपस में मार झगड़ा न करिया, कि धर्म के नाम पे लड़ावे आई तो तोरे हाथ से कलम छीने वाला तलवार पकड़ावल चाहत हवा। बतावा, कलम पकड़वा कि तलवार? जोर से बोला, कलम पकड़ेंगे ना। तलवार पकड़ने वाले को पहचान रहे ना, तलवार मत पकड़िएगा, कलम पकड़िएगा। यही मारे किस्सा सुनावत है, असली खेला समझा। तो गदहवा बाघ से कहले कि ई घास काला है। तो बाघ कहले, रे पागल, घास हरियर हो, समझे था ना। तो फिर गदहवा कहले कि ये क्या बात हुई, घास तो काली है। तो बाघ कहा, नहीं रे मूर्ख, तुम गधे हो, ये घास हरी है। दोनों में झगड़ा हो गई, पटकी पटका हुआ लगल। अचानक ही बल फैसला कैसे हुई, तो कहा राजा हो शेर, चला दोनों जने राजा से पूछल जाए, जवन बात राजा बोली वह बात सही मानल जाए। बाघ और गधा दोनों राजा के सामने खड़ा भइला। बहुत मजेदार बात यह कि समझिया और समझदार के इशारा काफी फिर से कहते हैं। गदहवा के बाघ कहले कि राजा साहब, है गदहवा पगलाए गए, मौसम है आम का बौराए गए, एक कहता घसिया काली है। तो ओकरे बाद बाघ कहले कि देखा आपके खुद ना लौकत है कि घास हरी है। तो ओकरे बाद गदहवा कहले, ना साहब, आप राजा होल जाए, आपके सामने अन्याय ना होए चाहिए, बतावल जाए कि घास काला है कि हरी है। तो राजा चुपचाप दोनों के देखत है। फिर कहे, न्याय करा साहब। तो राजा साहब कहले कि चला हम न्याय करत ही, बाघ के 1 साल का सजा देवल जाई कि जंगल से बाहर चल जो, तहीं गलत कैले। गदहवा नाचत कूदत गयल, डीजे लगा के नाचत गयल, आज मैं जीत गई, घास काली है, घास काली है, और नाचत गयल गदहवा। बघवा जाके शेर के सामने कहले कि अरे जिल्ली इलाही, ये कौन फैसला न्याय का कैला है, तो के ना लौकत है घसिया नीली है कि काली है कि हरी है। तो शेर क्या बोला इसको समझिएगा। शेरवा कहले कि तोर बात सही है कि घसिया हरियर है, एकरे बदे तो के सजा ना मिलल है कि तू गलत कहत रहले, सजा तो के एकरे बदे मिलल है कि अब तोरे जिम्मे एक काम बचल है, गदहवा से बहस करबे। ये बात के समझा लो। आपको यह बात समझनी होगी कि अब आपके जिम्मे काम बचा है कि फला खतरे में ओके बचाव जाए कि है। कुछ दिन बाद कहीं फला खतरे में ओके बचाव जाए कि है, तो अरे बच्चा का स्कूल खतरा में है, क्यों बचावे आयल। धर्म के नाम पर जितना संगठन बचल हुआ बनल हुआ, तो अरे स्कूले का प्राइमरी स्कूल खराब होता है, वहां मास्टर ना हो कोनो आंदोलन करे के हुआ है। पहचाना ना भैया, कौन चीज की जरूरत है, स्कूले की जरूरत है कि ना। बुखार आ जाए और अस्पताल में पैरासीटामोल ना दवाई मिले तो का होई, दवाई के मिलत है जेकरे जेबी में पैसा है, बतावा सही का गलत है।
जेकर जेब में पैसा ओकर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाई, ओकर किडनी लीवर कुल ठीक हो जाई, और गरीब आदमी खांसत खांसत मर जाई, क्यों पूछे वाला है? अब वोट कौन चीजी पे देला? तुम वोट कौन चीजी पे देला? धर्म के नाम पे। भैया आपसे कहने केवल एक बात आया, 2 महीने बचा है, रविदास जी पर फिर बात हम कर लेंगे जब बचेंगे। जब कबीर के लिए भारत का देश संविधान के बचा लेगा तो कबीर पर बात भी कर लेंगे। बाबा साहब अंबेडकर पर बात तब करेंगे जब उनका बनाया हुआ संविधान बचेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, एकजुट होने का समय है। जाति छोड़िए और जमात में बदल जाइए। और जितने लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं, आपकी जाति वाले को टिकट तो आपका विरोधी भी दे देगा। देगा कि नहीं देगा? फला जाति यहां पर जाता है तो उनके टिकट देता, उनके वोट दे दिया, उनके जाति का आधा वोट भी मिल गल, बाकी धर्म के पे मिल गल, उनका रैली हो गई, वोट तुहार चल गल, और तुहार वोट लेकर के वो वहां बैठ के का राज करत हवा। 12 लाख करोड़ रुपया देश का उद्योगपति को माफ कर दिया। किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? 2022 तक भाइयों और बहनों, 2022 तक आपका कर्जा माफ हो जाएगा। किसानों बताओ कर्जा माफ हुआ क्या? आप बताइए ना भाई, वोट किस पर देना है? और वोट इस पर देना है कि संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें समाजवाद और अंबेडकरवाद था। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसमें मोहब्बत और प्यार था। और आज शिक्षा बेरोजगारी पर कोई बात ही नहीं हुई। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपके लिए एक बात लिख कर आया हूं कि जहां देखो धर्म के बीमार बैठे हैं, हजारों लुट गए, लाखों यहां तैयार बैठे हैं, करके जवानी बर्बाद वो पर्चा बनाने वाले बाबाओं के पीछे अब कहते हैं साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। अब झंडा लेके तो गैला कहीं और रोजगार मिलल। भाइयों और बहनों, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। कौन बोला था? नाम नहीं लेना है, वैचारिक मंच है। समझदार को 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 15 लाख हर अकाउंट में, स्मार्ट सिटी 100, स्मार्ट गांव 100, बुलेट ट्रेन चलते इतना देरी से हम नहीं आती। लखनऊ से एक बुलेट ट्रेन में बैठती और प्रतापपुर के स्टेशन पे उतर जेती, ओकरे बाद बढ़िया से कार्यक्रम होत और ओकरे बाद हम वापस लौट जेती, काहे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया हर महीना में आवत। भैया कोनो काम भल का? आपका माल लुटा गल तो उनके पता नहीं चलल। अब वहीं भी अपने जाति ये जाति वो जाति में लड़ल करवा। हाई अम्बेडकर का मानने वाला है ऐसे लड़ा, हाई फूले का मानने वाला ऐसे लड़ा, हाई सपा का है ऐसे लड़ा, हाई बसपा का ऐसे लड़ा। भैया ये समय पहचाने का वक्त है। 10 में 5 बात अगर खराब है तो भूल जाइए, नहीं मेल कर रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन 10 में 5 जगह हम और आपका सपना एक है, दर्द एक है, तो क्या एकजुट होने का समय है कि नहीं? बहुत वरिष्ठ लोग बहुत दूर दूर से हैं, बताइए इस बात को कहने की जरूरत है कि नहीं? अगर हम लोग बचेंगे तो बराबरी की लड़ाई लड़ लेंगे। इसलिए मैं आपसे बहुत वक्त हो गया, अब इजाजत चाहूंगा, केवल यही कहने आया हूं, असली मुद्दा पहचानिए। और उस मुद्दा को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप ये मान कर चलिए 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारे और आपके घरों के बच्चे हमसे पूछेंगे, साहब कि जब भारत में देश में संविधान खतरे में था तो तुम क्या कर रहे थे? और देखा एक जने आयल हुआ अकेल, अब इन दिन ढलल ना टाइट। अब ये दिक्कत के करिए जे गड़बड़ कैला ओकर दिक्कत है का ना? उनके हाथ में रोजगार रह तब ये ऐसा करते का? अगर वो कहीं प्रोफेसर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते तो ये नौबत आती क्या? इस समय आदमी अपने बाल बच्चे को पाल रहा होता है, अपने खेत का काम कर रहा होता है। समाज बर्बाद हो रहा है क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई, रोजगार मिला नहीं तो अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, और हमारा परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई परिवार ऐसा ना हो जो जमीन बेच के दारू न पी रहा हो। गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं? अब यही देश बनाना चाहते थे पुरखा। वो कहे ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर।
बाप दादा इसी के लिए लड़ाई लड़े कि बच्चा चल रहा है धर्म के नाम पर वोट देने का? नहीं भाई, कलम और किताब के नाम पर वोट देना, संविधान के नाम पर वोट देना, अपने विचारधारा के नाम पर वोट देना। जो आदमी को आदमी से लड़ाए, जो आपके जाति से जाति को लड़ाए, उसको पहचानिए, और जो जोड़ने की बात करे उसका आप साथ दीजिएगा। मैं केवल इशारे में जाके कह के जा रहा हूं, क्योंकि आज अगर संत रविदास होते तो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते? संविधान को बचाने की लड़ाई। आज अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते तो जिस संविधान को इतना मुश्किल से बनाया उसे बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार खराब हो गया, कम उम्र में पत्नी छोड़कर चली गई, गुजर गई। इसी दिन रात के लिए उन्होंने एक कुर्बानी दी थी कि उनके समाज के लोग दावा करेंगे कि 85% हम हैं, और सरकार कौन बनाया हुआ है? आप बताइए, हम और आप क्या कर रहे हैं? मेरे भाषण देने से भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। बताओ, अगले 2 महीने पूरे गांव-गांव घूमना और एक बात पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है कि संविधान से देश चलेगा कि किसी धर्म से चलेगा? बताओ, आप जोर से बताओ। ये देश किसी एक धर्म वालों का है क्या? ये देश किसी धर्म की किताब से चलेगा क्या? जोर से बोलिए, किसी धर्म की किताब से चलेगा? ये देश किससे चलेगा? इस देश में कौन राज करेगा? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो क्या हम लोग बचेंगे क्या? संविधान था तभी ना हमको पढ़ने का मौका मिला, तब संविधान था तभी ना हम आत्मसम्मान से यहां खड़े हैं, और संविधान नहीं रहेगा तो क्या कर लेंगे? देखो भाई, आखिरी वाक्य बोलकर जा रहा हूं। जाति बिरादरी के नाम पर हमको बांटा जाता है। जिन जातियों की संख्या ज्यादा होगी उनको लगता होगा कि फलाने मारल जाते हो, हमके कौन जरूरत है। याद रखना, पड़ोसी के घर में अगर आग लगेगी तो आंच एक दिन आपके घर में भी आएगी। कल तक बुलडोजर चल रहा था किसी मुसलमान के घर पे, आप नहीं बोले, आपको लगा कि आप तो हिंदू हैं। देवरिया याद है? यादव जी लोगों ने ढेर लेने हवा की नाम, अगर देवरिया में कांड भला कुछ दिन पहले, याद है? भुला गिला। और जब ताकत दिखाई तो बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर रोका आपने कि नहीं? अगर आपने ताकत नहीं दिखाई होती तो बुलडोजर रुकता क्या? इसलिए एकजुट हो जाओ। 85% लोगों, आपके संविधान के ऊपर एक बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। आपका वोट खरीदा जा रहा है। आपको याद है वोट की लूट? चंडीगढ़ में तो चुनाव हुआ था, मेयर इलेक्शन, नौजवान जानते होंगे। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, किससे हुआ? बैलेट पेपर से। 16 वोट उनके पास था जिनकी राज्य दिल्ली में सरकार है, 20 वोट उनके खिलाफ था। बड़े बूढ़े बुजुर्गों, आप भी सुनना, संविधान कहां खतरे में ये भी तो जानो। गांव में जाके समझाओगे क्या कि संविधान कैसे खतरे में? इस किताब को ले जाना, ये किताब तुमको बताएगी शिक्षा बिक गई है, और जब शिक्षा बिक जाएगी तो शिक्षा में संविधान खत्म हो जाएगा। जिसकी जेब में पैसा होगा उसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा, और आपके घर का बच्चा कहां पढ़ने जाता है? स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए, आपको चिंता ही नहीं थी। आप भी तो, आपके यहाँ यज्ञ हुआ तब यज्ञ में आप भी संधि डालने गए, हमरे मर्द का बीमारी ठीक हो जात, कहे थे कि नहीं? बीमारी ठीक हो गई। अगर बीमारी ठीक करे के रह तो एगो किस्सा सुना, गांव में है, हम हर जगह सुनाई ला, बस 1-2 किस्सा सुनाई। बड़े लोग हैं बैठे हैं, उनसे माजरत लूंगा। एगो गांव में गधा मार देना, 4 जने, 4 लड़का मिल के गधा मार देना। और गधावा मरले के बाद एक जने के यहाँ अइलन, अब वो केकरे घरे अइलन देखा, नाम ना ले तो समझ जीबा। ओकरे घरे अइलन जे कहला हमार पूजा करा, तो अरे घरे बच्चा पैदा होकर तब हम के बुला के खियावा, कि वो मर जाए तब हम बुला के खियावा, तो अरे उधार होकर ना पैसा उधार मांग के खियावा। समझ गिला ना? हम धरती पे भगवान का अवतार। अब कोनो जाति बिरादरी के हमके खिलाफ ना, हमके वो पाखंड के रोके के जो हमने को माल लुटाता। तब जाकर के वो कहलक गधावा मार देना 4 लड़का। उनसे बताओ गल हुजूर का होई? कहला अरे बाप रे बाप, गधा मारल तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत ओकर तो बड़ी सजा मिली। 22 प्रकार का नरक है, कौनों में समोसा की तरह तलल जाइबा, कौनों में जो है डीप फ्राई कर जाइबा, कौनों में काटल जाइबा, कौनों में पकावल जाइबा। सब गांव वाला डरा गई ना, कैसे रक्षा होई? कहे कि 25 गांव के हमरे लोगन के बुला के खाना खियावा, हवन करावा, तब जाकर रक्षा हुई। कहे गौवा वाले एमा तो बड़ा पैसा खर्च हुई, कल तब बिना करे मुक्ति ना हुई। धीरे से एगो गांव वाला जाके उनके कान में बोल कि मालिक, जो ने 4 लड़कवा गधावा मरले हुआ, ओमे एगो आपका लड़का संतोष भी रहला। ध्यान से समझिए माल कहां लुटाता। जैसे उनके पता चलल कि उनका रापन लड़का संतोष भी है,
चुपचाप धीरे से बैठल है। अब भोजपुरी में हमने क्या कहल गल कहावत है, पुरान बूढ़ा लोग जितना हमार पिताजी लोग बैठल हुए उम्र का सब जानत हो कि 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। कहां से हमार पुरखा लोग गांव गांव कबीर पंथी आंदोलन चला, अब आकर के वही में झोपड़ी का भाग तो हम जगावत हो भैया। अरे भैया भगवान भगवान माना तो तोरे दिल में हूँ, बहरे कोनो चीज ना। ये हमारे माल लुटायल रोका और एकजुट हो जा गांव के लोगन, गांव गांव एक परचम फैलावा। और हमहू जब मौका मिली तो फिर आई संविधान। एक बात सुनना आप सबको, ये आखिरी वाक्य बोल करके जा रहा हूं। संत रविदास जैसा भारत बनाना चाहते थे, ठीक उसका उल्टा भारत बन रहा है। जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, धर्म को धर्म से लड़ाया जा रहा है, गरीब को अमीर से लड़ाया जा रहा है, किसान को मजदूर से लड़ाया जा रहा है। और हम सब चूंकि अलग अलग लड़ रहे हैं तो अलग अलग सब उसमें किस्सा कहानी देख करके खुश है और वोट अपनी जाति बिरादरी का देख कर दे रहे हैं। इसलिए प्रतापपुर के लोगों, आज पूरा दिन आपने इस कार्यक्रम के लिए दिया है ना, तो हाथ उठाकर संकल्प लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। इस देश के संविधान को बदलने देंगे क्या? इस देश में संविधान बदलने वालों को वोट देंगे क्या? शिक्षा बेचने वाले को वोट देंगे क्या? रोजगार खत्म करने वाले को वोट देंगे क्या? आपको आपसे लड़ाने वाले को वोट देंगे क्या? इसलिए आपका वोट किसके नाम पर जाना चाहिए? संविधान के नाम पर जाएगा कि नहीं? संविधान के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? प्रेम और मोहब्बत के नाम पर वोट देंगे कि नहीं? इसलिए एक बात कह के जा रहा हूं, एक नारा लगा था एक जमाने में, विचारधारा का नारा याद रखना, मिले मुलायम कांशी राम। अब ना बोलो, और जरूरत बोलने की नहीं, समझदार को इशारा काफी। उस समय उन्होंने उसका रथ रोका था। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एकजुट होने का समय है। और अगर कोई झगड़ा हो तो आपसे हाथ जोड़कर जा रहा हूं, 3 महीने बाद उस झगड़े को करिएगा, हम भी आपके साथ झगड़ा करने आएंगे, लेकिन तब करना जब झगड़ा करने लायक भी बचे रहना। इसलिए और पहचानिए उन लोगों को जो संविधान पर इतना बड़ा खतरा है तब भी चुपचाप बैठ करके अकेले तमाशा देखा। सबको एकजुट करिए। और जनता सबसे बड़ी बात है। और आखिरी वो कहानी कह के जा रहा हूं, जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ तो एक आदमी ने बैठ करके पर्चा गलत कर दिया और आपका वोट लुट गया, और वहां उनका सरकार का वो आदमी था, वो चुनाव जीत गया। याद है कि नहीं? प्रोफेसर लोग बैठे, गांव के बड़े बुजुर्ग, वोट लुटा गल कि ना? वोट जेके गल ओकर कैंसिल कर दल, कैमरा लगल रहे, बैलेट पेपर पे रहे, तो चुनाव आयोग पकड़ ल कि ना? और चुनाव आयोग कल तब्बो हम कुछ ना बोल, काहे कि राजा की है, राजा फकीर आदमी है, उनके कुछ ना देवे, उसका सजा है। तो चुनाव आयोग कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द किया कि नहीं रद्द किया? बताओ, आप जब आपका वोट ही लुटा जाएगा तो आप किससे रोकोगे? कुछ दिन पहले हुआ जिले इलाही चर्चा कहना, विद्यार्थी से परीक्षा पर चर्चा, समझे तो मैंने जिले इलाही के कहा था। मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है झोला लेके। इसलिए आपको कह रहा हूं, विद्यार्थियों से पूछे, बच्चों कौन सा पेपर तुमको सबसे कठिन लगता है? एगो बड़ा शरारती बच्चा यार कहीं का पूर्वांचल का रहल हुई, कहला बैलेट पेपर। समझ ला, समझदार का इशारा काफी। कहां जाता वोट पता चला था, संविधान कहां बचल है? अब गिनती हुई तो तोलन बचेबा, अपन वोट बचेबा कि ना? इसलिए मान्यवर कांशी राम का नारा था 85% का, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया त्रिवेणी संघ अर्जक संघ, जगदेव बाबू और महामना राम स्वरूप वर्मा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा होया, चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। इसलिए आपसे कह के जा रहा हूं,
उसको वोट देना जो कलम और किताब की बात करे, उसको वोट देना जो इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को न्याय दिलाने की बात करे। आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, कलम और किताब के विरोधियों को कभी आप मत चुनिएगा, तभी फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बचेगा। और अगर आपने चुन लिया तो 25 साल बाद आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब देश लुटा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप यही कहोगे कि आपस में लड़ रहे थे, इस जाति वाले इस जाति वाले से। मैं यही कहने जोखिम लेके आया हूं। जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपनी चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही थी, और जंगल की आग इतनी बड़ी, बाकी सारे पक्षी चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे थे कि तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का जवाब मेरा याद रखना और गांव गांव में इसको फैलाना। उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।